रेडी? विंगार्डियम लेवियोसा। ये तो आसान था, इसे प्रोनाउंस करके बताइए। लेक्स लेगम बैकलोरस। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिलोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एलएलबी के बाद एक स्टूडेंट कौन कौन सी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता है, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखिए, लॉ की डिग्री 3 साल की भी होती है और 5 साल की भी, और ये वीडियो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। देखिए, पर्सनली बोलूँ तो ये जो हमारी लॉ की पढ़ाई होती है, जो 5 साल की लॉ की डिग्री होती है, मुझे इतनी स्पेशल, इतनी ब्यूटीफुल इसलिए लगती है क्योंकि इसमें एक लॉ स्टूडेंट एक बॉक्स में लिमिटेड नहीं रहता है। देश, दुनिया, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, मेडिकल लॉ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बन सकता। तभी तो चाहे किसी भी टॉपिक में डिस्कशन चल रहा हो, एक लॉ स्टूडेंट बहुत आसानी से उस टॉपिक में अपने व्यूज प्रेजेंट कर पाता है, उस टॉपिक पे कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो इन 5 सालों में एक लॉ स्टूडेंट के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि वो अपनी इंटरेस्ट के एरियाज फिगर आउट कर पाए, उनके लिए आगे क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो अक्वायर कर सके। पर हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली फर्स्ट जनरेशनल लॉयर, जिनके घर पे इस फील्ड से और कई लोग नहीं होते हैं। उन्हें लॉ के बाद, एलएलबी के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी क्वालिफाइंग एग्जाम्स होती हैं, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, ये सब उन्हें पता नहीं होता। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत सही जगह पर आ गए हैं। बस वो कॉपी और नोटबुक ले आइए और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की एग्जाम। ये एक शॉर्ट टर्म और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है जिसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जुडिशरी या लिटिगेशन करने की सोच रहे हैं तो ये जॉब, ये अपॉर्चुनिटी आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है, और इस जॉब में आपको अच्छा खासा एक्सपोजर के साथ साथ एक काफ़ी अच्छी स्टाइपेंड भी मिलती है, अराउंड 65,000 की। तो चलिए इस एग्जाम के क्या रिक्वायरमेंट्स है ये देखते हैं। तो चलिए इसकी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। आपके पास आपकी लॉ डिग्री होनी चाहिए, या आप अपने फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर्स की, रिसर्च की, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की और डिफरेंट सर्च इंजिन्स जैसे मनुपात्रा, एसएससी ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस, वेस्ट लॉ, इनको यूज करना आना चाहिए। और आपकी एज 18 से 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हो सकते। चलिए अब इस एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। तो सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। रिटन टेस्ट में 2 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 1 होता है 50 मार्क्स का, जिसमें जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेक्शन 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट और बाकी लॉ से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिटन टेस्ट में आप जो मार्क्स सिक्योर करते हैं उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग होती है, जिन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके 30 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लैट पीजी और पीएसयू प्लेसमेंट्स के बारे में। देखिए, एलएलबी के बाद अगर आप एलएलएम करने का सोच रहे हैं तो फिर आप क्लैट पीजी का फॉर्म भरेंगे, पर इसी एग्जाम फॉर्म के थ्रू आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्लैट कमिटी और डिफरेंट पीएसयूज के बीच में एक एमओयू हुआ है कि वो अपने कैंडिडेट्स क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर हायर करेंगे। तो अगर आप एलएलएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीएसयू प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप मेरे क्लैट पीजी के क्रैश कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा, या फिर हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इन दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। चलिए इस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। तो हर साल कुछ रेप्यूटेड पीएसयूज जैसे ओएनजीसी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एटसेट्रा, डिफरेंट पोस्ट्स के लिए जैसे लॉ ऑफिसर्स, लीगल एडवाइजर्स, लीगल एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज, इनके लिए वैकेंसीज निकालती है, जिसके लिए कैंडिडेट्स क्लैट स्कोर के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लैट के फॉर्म के साथ साथ आप जिस पीएसयू में इंटरेस्टेड हैं उसका फॉर्म आपको अलग से फिल करना होता है। चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होने चाहिए। कुछ पीएसयूज में 60% भी चाहिए होते हैं। इसका कट ऑफ हर साल वैरी करता है, पर अगर आप क्लैट के टॉप 100 रैंक लिस्ट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो अगर आपका क्लैट रैंक अच्छा आया है और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। चलिए अब इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। तो क्लैट पीजी में 2 सेक्शंस आते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न, जिसमें 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 1 मार्क हर करेक्ट आंसर के लिए और -0.25 हर रॉन्ग आंसर के लिए। दूसरा सेक्शन होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट,
जिसमें ऐसे राइटिंग आता है। इस पेपर में हम ग्रेजुएशन के दौरान जो भी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, आईपीआर, टैक्सेशन या लेबर लॉ, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम एक एडवोकेट बनने की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, इसे असेस करती है। जैसे ही आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बार काउंसिल की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किया जाता है, जिससे आप पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो आगे जाके प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, तो फिर ये एग्जाम देने का क्या फायदा, मैं ये एग्जाम क्यों दूं, तो ये बता दूं कि आगे ऐसी और बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिसमें ये प्री रिक्विजिट होता है कि आप एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड रहे, आपने एग्जाम क्लियर किया हो, तो ये एग्जाम देना ही फायदेमंद रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 3 या 5 साल की लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास अपनी स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट होना चाहिए। इस एग्जाम की कोई एज लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम अटेम्प्ट जैसा कंसेप्ट नहीं है, आप जितने बार चाहें उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब इसके पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और 11 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। पास होने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 40% चाहिए, वहीं अगर आप रिजर्व SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 35% चाहिए। इस एग्जाम में टोटल 19 कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम ग्रेजुएशन के दौरान वैसे भी पढ़ते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, IPC से 8 क्वेश्चन, ADR से 4, फैमिली लॉ से 8, ऐसे कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और टोटल 19 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर लॉ की पढ़ाई करते वक्त आपको बैंकिंग लॉज में या कमर्शियल लॉज में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप बैंक्स में जॉब करना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, SBI को छोड़कर, उनके कैंडिडेट्स को, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को हैंडल करता है। अब इसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और सबके रिक्वायरमेंट थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो चलिए इसका पैटर्न समझते हैं। तो चलिए इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो आपकी एज 20 से 30 इयर्स के बीच में होनी चाहिए, आपने अपना ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और आप बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होने चाहिए। ये एग्जाम 3 लेवल्स का होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। पहले हम प्री एग्जाम को देखते हैं। तो ये एक क्वालिफाइंग राउंड होता है, मतलब आगे सिलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, IBPS एग्जाम कमर्शियल लॉस पर ज्यादा फोकस करता है, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये एग्जाम तब दें अगर आपको बिजनेस और बैंकिंग लॉज में स्पेशल इंटरेस्ट हो। अब आते हैं हम मेंस एग्जाम पर। तो इसमें भी कमर्शियल लॉ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, RBI एक्ट, NI एक्ट, पार्टनरशिप, LLP, सेबी, कंपनीज, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा एग्जाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, जिसे हर साल देश के 10 से 15 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, पर कुछ हजारों का ही इसमें सिलेक्शन हो पाता है। लॉ स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में क्या फायदा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम अपनी LLB की डिग्री के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट होता है, इंडियन पॉलिटी का, ये इस एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें 200 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पेपर 2 होता है CSAT का, जिसमें भी 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 1 के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप मेंस के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं। जनरली पेपर 1 का कट ऑफ 50 से 60% के बीच में रहता है। इसी स्टेज में जो लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, वो छट जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो है मेंस एग्जाम्स का, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आते हैं। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। इसमें से जो 7 पेपर्स होते हैं, उसमें जो आपके नंबर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और बाकी जो 2 पेपर्स है वो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। मतलब इसमें आपको केवल 25% मार्क्स लाने होते हैं।
सातों पेपर का टोटल मार्क्स होता है 1750 और अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको आएगा इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू के अलग नंबर होते हैं जो है 275 मार्क्स। इसी तरह हर स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम होता है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोस्ट ऑफर करता है। और नेक्स्ट होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का SSC CGL एग्जाम जो इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जैसी पोस्ट ऑफर करता है। अब LLB की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप इंडियन आर्मी को एज अ जज और एन एडवोकेट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लीगल मैटर्स हैंडल करना चाहते हैं, तो आप जज एडवोकेट जनरल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे जैक की एग्जाम भी कहते हैं। इस एग्जाम की वैकेंसीज काफी कम निकलती है पर एप्लीकेंट्स भी उतने ही कम होते हैं, तो लेवल ऑफ कंपटीशन सिमिलर रहता है। तो इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इस एग्जाम की एज लिमिट भी होती है। ये बात भी ध्यान रखिए कि ये एक SSC एंट्री है, मतलब ये शॉर्ट सर्विस कमीशन पोस्ट है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप मिनिमम 10 इयर्स का प्रोबेशन तो सर्व करेंगे ही, पर डिपेंडिंग ऑन योर टर्म ऑफ सर्विस आपने कितना अच्छा काम किया, आप इसे एडिशनल 4 इयर्स तक के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो आपके पास 3 या 5 साल की LLB की डिग्री होनी चाहिए जिसमें एग्रीगेट 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है शॉर्टलिस्टिंग का। ये एक डायरेक्ट एग्जाम है, मतलब कोई रिटन पेपर नहीं होता। जैसे ही कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाती है, पर जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं जरूरी नहीं है कि सबके सब क्वालिफाई करें और ये शॉर्टलिस्टिंग बिना किसी रीजन असाइन किए की जाती है। अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स SSB इंटरव्यू के लिए जाते हैं। SSB इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उन्हें असेस करते हैं। SSB सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेजेस का होता है और ये मेनली एक साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस एग्जाम में आपकी कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी और पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। अब जो इस राउंड को क्वालिफाई करते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है। जैसे हाइट के लिए भी क्राइटेरिया सेट है, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर। ये सब क्वालिफाई करके आप 49 वीक्स की, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं CTO चेन्नई, जिसके बाद आप इंडियन आर्मी में एज कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन एंड देन मेजर। इसके बाद है RBI का लीगल ऑफिसर एग्जाम। इस जॉब में आप बैंक के डिफरेंट डिपार्टमेंट की लीगल इश्यूज हैंडल करते हैं, लेजिस्लेशंस की इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, बैंक को कंसिलिएशन में या लेबर कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एज लिमिट होती है 21 से 32 ईयर्स के बीच में। पर अगर आपने LLM या PhD किया है तो आपको 3 से 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। चलिए अब इसकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं। तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो ये 45% हो जाएगा। इसमें अगर आपके पास 60% प्लस मार्क्स हो या फिर मास्टर्स की डिग्री हो तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। प्लस बार काउंसिल का एनरोलमेंट भी होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट या लीगल कंसल्टेंट या लीगल असिस्टेंट, या फिर किसी लॉ फर्म में अगर आप हो तो वो भी चलेगा। या अगर आप फुल टाइम टीचर है या किसी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अब चलिए इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। तो इसमें 2 पेपर्स आते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज ऑफ लॉ का पेपर, जिसमें 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश पेपर, जिसमें 100 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल ये पेपर होता है 250 मार्क्स का। अब इसका सिलेबस देखते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लीगल ड्राफ्टिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सरफाइजी एक्ट, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका एक एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं होता है और ये इन सब से बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जो LLB की डिग्री होती है, इसकी ब्यूटी ये होती है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि एक स्टूडेंट चाहे तो अपने इंटरेस्ट के एरिया को परस्यू कर सकता है। तो अगर आपको सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम की काफी कम वैकेंसीज निकलती है, रिजर्व अनरिजर्व दोनों मिलाकर कुछ 30-35 पोस्ट निकलती है। पर इस एग्जाम के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो अगर आपको इस एरिया में इंटरेस्ट है तो आप ये एग्जाम जरूर दे सकते हैं। तो चलिए इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ केसेस में रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। तो सेबी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो 3 फेजेस का होता है।
फेज 1 ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम होता है जिसमें MCQs पूछे जाते हैं। पेपर 1 जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पेपर 2 स्पेशलाइज सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे सेबी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 का कट ऑफ होता है 30%, वहीं पेपर 2 के लिए 40% का कट ऑफ सेट है। इसके बाद आता है फेज 2 का एग्जाम, जिसमें भी 2 पेपर्स आते हैं। पेपर 1 में इंग्लिश आता है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसका कट ऑफ होता है 30%। इसके बाद आता है पेपर 2, इसमें भी फेज 1 की तरह लॉ बेस्ड सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यू लेजिस्लेशंस भी कवर होते हैं। ये पेपर होता है 100 मार्क्स का और इसका कट ऑफ होता है 40%। अगर आप इन दोनों फेजेस में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक लॉ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के बाद कौन कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है, कौन कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता है, ये जाना। जनरली मैंने ये देखा है कि जैसे ही लॉ की डिग्री खत्म होती है या यूजुअली जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होता है, अब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई में लग जाते हैं, प्रिपरेशन में जुट जाते हैं। पर बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, उसे एब्जॉर्ब करना और फिर उसके अकॉर्डिंग एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो शायद 1-2 साल के बाद आप उस पोस्ट को छोड़ दें, पर तब अपनी इंटरेस्ट को परस्यू करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने इंटरेस्ट एरियाज फिगर आउट करना। तो अगर आप जस्ट लॉ कॉलेज एंटर किए हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी कॉलिंग फिगर आउट करने का, अपनी इंटरेस्ट एरियाज फिगर आउट करने का, क्योंकि लॉ कॉलेज में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो अपनी इंटरेस्ट एरियाज के हिसाब से आप एग्जाम्स के फॉर्म भरिए, ना कि सिर्फ फॉर्म्स भरिए और फिर सिलेक्शन के बाद सोचिए कि हाँ क्या मुझे ये जॉब पसंद है या नहीं। और हाँ, जुडिशरी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा है, इसलिए उसे इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, उसमें आपको एक ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें आप एग्जाम्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.